nasıl edem ben? Uykusuz mu kaldım dünkü geceden? Neydem geceden? Uyan uyan yar sinene, sar beni, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Uyan uyan yar sinene, sar beni, dağlar haramı, açma yaramı, perişanım ben. Yüce dağ başından aşırdın beni, neydem yar beni. Tükenmez dertlere düşürdün beni, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Madem soysuz göynün bende yoktu, neydem yoktu? Niye doğru yoldan şaşırdın beni, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, perişanım ben. Niye doğru yoldan şaşırdın beni, dağlar haramı, açma yaramı, perişanım ben. Aşağıdan gelir eli boş değil, neydem boş değil. Söylerim gönlüm hoş değil, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Bir güzeli bir çirkine vermişler, neydem vermişler. Baş yastığı kendisine eş değil, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Baş yastığı kendisine eş değil, dağlar haramı, açma yaramı, perişanım ben. गुस्सा मत होना, देखो ये सब मुझे लेना ही पड़ा। तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। मैं वही लाया हूँ जो डॉक्टर ने कहा था। अंदर रख देता हूँ। अदनान, ये सब करके तुम मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हो। सब कुछ इसलिए मुश्किल हो रहा है कि तुम मेरा घर छोड़कर यहाँ चली आई हो। तो ये हल निकाला है तुमने? ये सब खाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखो अदनान, अगर तुम मुझसे दूर रहोगे तो मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। असल में तुम्हें ये बात समझने की जरूरत है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो ज़बरूत। मुझे अपनी बीवी कहना बंद करो तुम।
क्योंकि जब मैं कोमा में थी तो तुमने मुझे तलाक दे दी और तुमने मेरी जगह किसी और को दे दी। ये सब करके तुम कुछ ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, तो तुम कह रही हो कि मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। तुम ये कबूल कर लो, मैं और ले आऊंगा। तुमने सोचा भी कैसे मैं कबूल करूंगी? मेरी जिंदगी से चले जाओ, तुम चले जाओ यहाँ से। ज़मरुद, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलतियाँ हुई थी, लेकिन तुम भी वही गलतियाँ दोहरा रही हो जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। तुम भी वही सब कुछ मेरे साथ कर रही हो। हाँ, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं तुमसे बदला ले रही हूँ, यही कहना चाहते हो ना तुम? ज़मरुद देखो, चाहो अगर तुम चीखो चिल्लाओ या मुझे यहाँ से निकाल भी दो, लेकिन मैं जानता हूँ, मैं सच जानता हूँ, इसलिए मुझे परवाह नहीं। अगर मैं तुम्हारी आंखों में ना देखूं तो मर जाता हूँ ज़मरुद। अगर मैं तुम्हें छू ना सकूं तो मर जाता हूँ। लेकिन जब भी तुमने मेरी तरफ देखा, मैंने नजरें चुरा ली। हमने पहले भी बहुत तकलीफें झेली, अब तो हाल और भी बुरा है। हमारे बीच जो भी रुकावट हो तुम्हें पाने के लिए दूर कर दूंगा, चाहे वो जो कुछ भी हो। बस ये बात याद रखना। जा रहा हूँ मैं। देखो ये कमरा कितना बड़ा है। अगर तुम चाहो तो यहाँ हम तुम्हारी गुड़िया भी रख सकते हैं। कैसा लगेगा ना? यहाँ तक कि एक खैमा भी लगा सकते हैं। क्या वाकई में हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ ना? क्या हम केक बना सकते हैं? खरगोश वाले केक? हाँ बिल्कुल मेरी जान, आओ ना, मैं तुम्हें तुम्हारा किचन दिखाती हूँ। सच कहूँ तो मैंने बहुत से लोग देखे हैं, लेकिन इन जैसा शैतान मैंने पहली दफा देखा। ये बच्ची को केक और खिलौनों से बेवकूफ बना रही है। पता है यहाँ तुम आसमान में हर चीज को देख सकते हो। दादी जान, खुशामदीद बेटा। ये तो हमारा सामान है, ये यहाँ क्यों रखा है? अंदर जाओ और खुद अपनी आंखों से देख लो। ये हमारे लिए खुशकिस्मती लाएगा, इसे कहाँ रखे? अदनान बाबा, ये देखिए, ये हमारा नया कमरा है। हम यहाँ गुड़िया का घर बनाएंगे और फिर साथ खेलेंगे। बहुत अच्छा है। दुआ पा ईशा को बाग में खेलने ले जाए। दानिया, तुम्हारे पास इस सारी बेवकूफी की कोई वजह तो होगी। अदनान, मैं तुम्हारा ये रद्द अमल समझ नहीं पा रही। ईशा को ये कमरा पसंद है। जब उसे पता चला कि ज़मरुद चली गई है तो वो खुश हुई और इस कमरे में रहने को कहा। खबरदार जो ईशा को इस तरह पीठ पीछे इस्तेमाल किया, हरगिज़ नहीं। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो अदनान? तुम्हें अपनी बेटी की खुशी की परवाह नहीं, मुझे है, और अब ये भी जुर्म बन गया। दानिया देखो, ये ज़मरुद का कमरा है, समझ गई तुम? ज़मरुद जबकि चली गई है, लेकिन ईशा इस कमरे में नहीं रह सकती। तुम ज़मरुद को अपनी बेटी पर तरजीह दे रहे हो। बात को घुमाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं बात नहीं घुमा रही, मैं वाकई जानना चाहती हूँ कि मैं ईशा से क्या कहूँगी। ये कि ईशा हम यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारे बाबा इजाजत नहीं दे रहे। दानिया, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ तुमसे, ये ज़मरुद का कमरा है और हमेशा रहेगा। अच्छी तरह समझ लो। ये बेहतर होगा इसे लेकर प्रोसिक्यूटर को दो ताकि तलाक का अमल शुरू हो सके। फिर उमर भाई को भेजकर दस्तखत कर देना। क्या है ये? तलाक की दरखास्त। तुम्हें चंद कतरे डालने हैं, समझ गई हो ना? और देखो, हामिद के मशरूब या चाय में मत मिला देना। ये तो बस उस मक्कार औरत के लिए है। ठीक है जानान साहब, आप फिक्र ना करें। तुमने बुलाया, कुछ हुआ है क्या? बहुत कुछ हुआ है, पिछली रात से ही, असल में शुरू से ही। अगर तुम जा रही हो तो बात नहीं करेंगे हम, कुछ कहने की जरूरत नहीं। कॉफी के साथ तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। तो क्या ये बात है?
आओ बैठ जाओ ना। चलो बैठ जाता हूँ तुम्हारे साथ। बहुत शुक्रिया। ये सरप्राइज जैसा है ना? हाँ, सरप्राइज की मानत। और हमारे दरमियान कुछ भी एक तरफा तो नहीं है ना? हम बाकी मालूमात उमर साहब से तय कर लेंगे। अगर तुम चाहो तो हम इस पर नजरसानी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में एक और पर भी नजरसानी करना जरूरी है। हमारी मुश्तरका सरपरस्ती है। ईशा तुम्हारे साथ 5 दिन और मेरे साथ 2 दिन गुजारेगी। ऐसा क्यों है? दानिया, अब इसे मुश्किल मत बनाओ। ईशा को एक ऐसा माहौल चाहिए जहां उसकी सारी जरूरियात पूरी हो सके और वो इस घर में हो सकता है। 1 मिनट रुको। मैंने तुम्हें तलाक की पेशकश की थी मगर तुमने कबूल नहीं की। जमरुद चली गई है तो तुम उसे मनाने की कोशिश कर रहे हो। दानिया देखो, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। हमारा तलाक लेना बहुत जरूरी है और ये अमल बहुत आसान है, इसीलिए हम इस तरीके कार पे चल रहे हैं। अगर तुम इजाजत दो तो मैं इसे अपने वकील को भेज दूंगी। हम बाद में बात करेंगे। क्या हुआ? मेरे ख्याल में तुम्हारा दौर खत्म हो गया दानिया साहिबा। जरा रुके अजमत साहिबा, मैं तो अभी शुरू ही कर रही हूँ। वैसे भी अगर मेरा दौर खत्म हुआ तो आपका दौर भी ज्यादा देर तक कायम नहीं रहेगा। क्या ये बात नहीं जानती? दानिया, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ तो क्या बात करनी है तुम्हें? बोलो, मैं सुन रही हूँ। ज़मरुद, मैं तुमसे बतौर औरत बात करना चाहती थी क्योंकि शायद इस तरह तुम मुझे समझ सको। किस बारे में? जब अदनान और मैं मिले तो हम नौजवान थे। कहते हैं ना, पहली मोहब्बत कभी फरामोश नहीं होती। वो बात दुरुस्त है। वाकई एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, मगर जैसा कि मैंने कहा, हम जवान थे, कम अकल थे। मैं अजमत की साजिशों से बेखबर थी। मेरी कोई हैसियत नहीं थी। मैं अकेली थी, मेरे पास कोई नहीं था जो मेरा ख्याल रखता। उन्होंने मुझे बिल्कुल तोड़ कर रख दिया। इसीलिए मुझे अपना बच्चा किसी और खानदान के सुपुर्द करना पड़ा। ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? देखो, गलत मत समझना। अगर तुम वो घर छोड़कर ना चली जाती, अगर तुम अदनान से दस्तबरदार ना होती, तो मैं तुम्हें ये सब कुछ ना बताती। मगर अब हालात बदल गए हैं। कहना क्या चाहती हो, साफ बोलो।
अदनान बेटा, नवीन कहाँ है? मेरे बच्चे कहाँ हैं? खत्म हो चुका है तुम्हारा पूरा खानदान। वो तुमसे राब्ता नहीं रखना चाहते, ये बात अपने जहन में बिठा लो। तुम बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी। तुम यहाँ अपने किए गुनाहों की बड़ी कीमत चुकाओगे और कड़ी सजा मिलेगी तुम्हें। ये अब्बास का वकील है। इसके अकाउंट्स बंद थे, फिर इसने ये कैसे हायर किया? रियासत ने वकील मुहैया किया है। समरुत, मैं सालों से एक ही ख्वाब देखती आई हूँ, एक खानदान बनना। मेरी बेटी मेरे साथ नहीं थी तो मुझे अदनान की बहुत याद आती थी और मैं सोचती थी कि कितनी खूबसूरत बात होगी अगर हम अपनी बेटी को मिलकर साथ पालें। ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारा ख्वाब तो पूरा हो गया। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। जब मैंने अदनान से शादी की तो मैं बहुत खुश थी, यानी मैंने सोचा शायद इस तरह हमारे दरमियान का फासला दूर हो जाएगा और हम फिर से पुराने जुनूनी पागल आशिक बन जाएंगे। ओह, यकीनन जब तुम जागी तो बहुत खुश थे, मगर अदनान के अंदर का एक हिस्सा तबाह हो गया था, यानी वो खुद को जाल में फंसा हुआ समझने लगा। मगर मैं जा चुकी हूँ, इसलिए किसी को भी फंसा हुआ महसूस करने की जरूरत नहीं। यही बात तो बताना चाहती थी। अब जब तुम चली गई हो तो हमारे पास एक और मौका है समरुत। अदनान, ईशा और मैं खुशगवार खानदान बन सकते हैं। दानिया, तुम ये सब बातें मुझसे क्यों कर रही हो? मैंने केस की तफसील पढ़ ली है, अब आपका बयान सुनना चाहता हूँ। मोहतरम जज साहब, दरअसल वो सब एक गलत फहमी है। मैं एक बहुत ही मारूफ ताजिर हूँ। इस बरादरी में लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, मेरा बहुत एहतराम करते हैं और मेरा किसी से भी कोई झगड़ा नहीं है। जो वीडियोस आपने पेश की टेम्पर की गई थी, बताइए ऐसा क्यों किया आपने? मैं कसम खा के कहता हूँ, मुझे इसका कोई इल्म नहीं था। मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं अपने भतीजे की बीवी को क्यों तकलीफ पहुँचाना चाहूँगा? इससे मुझे क्या मिलेगा? बल्कि मैं तो इससे और इसकी बीवी को अपने बच्चों की तरह चाहता हूँ। खुदारा झूठ बोलना बंद करो और सच बोलो। जमरुद को कैसे मारा था, जज को ये बताओ। रिलैक्स हो जाओ अदनान। कार्रवाई में मुदाखलत मत करें। जनाबे वाला, मेरी बीवी हामला है और मेरे 2 बच्चे हैं। ये वाज़े तौर पर एक जाल था और कोई चाहता है कि मेरा भतीजा मुझसे मुंह मोड़ ले। बेटा, मैं कह रहा हूँ उसके झांसे में मत आओ। जनाब, ये आदमी झूठ बोल रहा है। आखिरी लम्हात में मुझे जो फुटेज मिली वो मैंने आपको दिखाई और वही सबूत है। यही बंदा कातिल है। अदनान, तुम ये बात नहीं कह सकते, प्लीज। आप इसे किस बुनियाद पर कातिल कहें? मैं काफी वक्त से अपनी बीवी के हादसे की हकीकत तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर हर बार जब भी मुझे कोई ना कोई सुराग या सबूत मिला, वो अचानक कहीं गायब हो गया। और ये शख्स मुझसे ऐसी बातें करता था जिससे मुझे यकीन हो जाता था कि वो सबूत जाली या झूठ है। मेरे चचा, यानी ये आदमी जिस पर मैंने कभी शक नहीं किया, अपने बाप की तरह समझा, हकीकत में यही आस्तीन का सांप था। इसका फरेब मुझे नजर नहीं आता था और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इसने हमेशा मेरे सामने से सच को मिटा दिया। तो जनाब आला, अब्बास तबीरकार ने पहले मुझे और फिर पूरी अदालत को गुमराह किया। अब जब तुम चली गई हो समरुत, वापस मत पलटना। यानी मैं ये एहसान ईशा के लिए मांग रही हूँ, अदनान के जहन को मजीद मत उलझाओ। मैं अदनान को उलझन का शिकार नहीं बना रही हूँ। मैं जानती हूँ, मगर अदनान तुम्हारे मामले में खुद को कसूरवार महसूस करता है। देखो, तुमने उसके अंकल की वजह से क्या कुछ बर्दाश्त किया। वो उसका इजाला करना चाह रहा है। मगर किसी से कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। मैं ये भी जानती हूँ, मगर वो अदनान है। तुम जानती हो कि वो कितना नर्म दिल है। अगर तुम दरवाजा खुला छोड़ दोगी तो वो कभी दूर नहीं जाएगा। मैं वो दरवाजा बहुत पहले ही बंद कर चुकी हूँ। अदनान के लिए खुलना नामुमकिन है। और अगर तुम्हारी सारी बातें खत्म हो गई हैं तो बात खत्म करते हैं।
मुझे समझने का बहुत शुक्रिया। तुम्हारी बदौलत पता है मेरे खानदान का ख्वाब पूरा हो जाएगा। अदनान ईशा का बाबा और मेरा शौहर बन जाएगा।